मानते हैं सर कि नीतीश कुमार को समझने में आपसे गलती हुई? ना, बिल्कुल नहीं। तब नीतीश कुमार मेरे से मिलने आए, वो मुख्यमंत्री नहीं थे। मैं दोषी हूँ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने में। तो आज उनको हटाने के लिए जो प्रयास है वो भी तो मैं ही कर रहा हूँ। अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो उसी से मैं खुद बन जाते, कौन रोक रहा है? प्रशांत किशोर को क्या लगता है, दोनों अनुभव है, चुनाव लड़ने का भी लड़वाने का भी, कौन सर आसान है? नहीं, लड़ने का मैं खुद तो चुनाव आज तक लड़ा नहीं हूँ। प्रशांत किशोर की नज़र बिहार के कुर्सी पर नहीं है, देश की बड़ी कुर्सी पर है। नहीं, प्रशांत किशोर की नज़र बिहार में व्यापक परिवर्तन पर है। प्रशांत किशोर को गुस्सा बहुत आता है। नहीं, गुस्सा पहले बहुत आता था, धीरे धीरे सुधार हुआ है और सुधार की जरूरत है। प्रशांत किशोर को 1 सीट आए, 5 सीट आए, 100 सीट आए, 200 सीट आए, 25 की बात छोड़िए, 29 तक भी किसी से किसी तरह का गठबंधन, ना प्री पोल ना पोस्ट पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक शख्स ने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके बिहार के विकास के लिए न सिर्फ अपना घर द्वार छोड़ दिया, बल्कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में विकास हो सके। और जिस प्रकार से अंतिम पायदान पर विकास के मामले में बिहार है, उसको आगे बढ़ाए और किस प्रकार से आगे बढ़ाए, इसको लेकर के पद यात्रा से लेकर के कई वर्षों से लगातार लगे हुए हैं। हालांकि उपचुनाव में बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया, उसके बावजूद ये शख्स बिहार के विकास के लिए लगे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन दिनों जो बिहार का राजनीतिक पारा है उसको इन्होंने बढ़ा दिया। छात्र आंदोलन, बीपीएससी आंदोलन को कहा जा रहा है कि जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिन्होंने बीपीएससी आंदोलन में बिहार के राजनीतिक पारा को चढ़ा दिया है। और भी इन दिनों बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। चूँकि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। प्रशांत जी हमारे साथ हैं, कुछ तीखे सवाल भी इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्यों जनता ने इन्हें नकारा, उसके बावजूद ये क्यों लगे हुए हैं। बीपीएससी आंदोलन में ऐसा क्या कुछ कर दिया कि राहुल गांधी तक को आना पड़ गया। सबसे पहला सवाल है प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपका ब्रेकिंग बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल है कि कल आपने एक बड़ी घोषणा किया है दलित छात्रों को लेकर के कि जिनको 50% मार्क्स आएगा मैट्रिक में, 2000 उनको महीने का स्कॉलरशिप मिलेगा। इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये जातीय जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना हो जाने मात्र से कुछ सुधार नहीं होगा। जनगणना में जो फाइंडिंग्स आए, जो नतीजे आए, उस पर सरकार को कुछ एक्ट करना होगा। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो आया है कि बिहार में जो 12वीं पास करने वाले बच्चों की संख्या है वो करीब 15% है। 15% लोग ही बिहार में आज भी, आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी, सिर्फ 15% छात्र ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर दलितों की संख्या देखिएगा तो सिर्फ 3% लोग ही, दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, करने जा रहे हैं, जिसमें दलित समाज के लोगों तक पहुंचकर शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना, उनको ये बताना कि हर हालत में कम से कम, चाहे आपकी जितनी भी गरीबी परेशानी हो, अपने घर से एक बच्चे को जरूर पढ़ने के लिए आप तैयार कीजिए। अगर सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बच्चे को जरूर पढ़ाइए। और उसके लिए हम लोग 500 टीम बनाकर, जो एससी समाज के लीडर्स हैं, उनको जनसुराज ये व्यवस्था दे रही है कि आप जाइए और दलित टोलों में, दलित गांवों में जाकर उन बच्चों को इकट्ठा कीजिए जो दलित समाज में कम से कम 10वीं पास कर गए हैं और अपने समाज को जगाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं। लक्ष्य के पहले चरण में 50,000 अंबेडकर वाहिनी ऐसे बच्चे जो 10वीं पास हैं, अनुसूचित जाति समाज के हैं, 10वीं पास हैं और 20 साल से 35-40 साल की उम्र के बीच के हैं, ऐसे युवा साथियों को इकट्ठा करना, उनको प्रशिक्षित करना, ताकि वो घर घर जाकर जून से पहले ये लोगों को प्रेरित करें कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो उसमें हम लोगों ने एक पहला जो प्रॉमिस किया है या कर रहे हैं कि जो 10वीं के बाद दलित समाज का बच्चा जो कम से कम 50% नंबर लाएगा 10वीं क्लास में, उसको आगे पढ़ने के लिए मजदूरी न करना पड़े, पैसे के उस परिवारजन के सपोर्ट के अभाव में उसको ड्रॉप नहीं करना पड़े पढ़ाई, उसके लिए उसको सीधा स्कॉलरशिप दिया जाए, कम से कम 2000 रुपया दिया जाए, ताकि वो बच्चे आराम से आगे पढ़ाई कर सके, उसका आरक्षण का भी लाभ मिल सके। प्रशांत जी, हमने शुरू में कहा कि प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, चाहे तो 200-400 करोड़ रुपया आपके लिए कमाना महीने 2 महीने की बात है। आपने यह साबित भी किया है सर।
वैसे में प्रशांत जी सब घर द्वार छोड़ करके यहाँ कैंप में है, बिहार के विकास के लिए चल रहे हैं, फिर भी बिहार की जनता उनको समझ नहीं पा रही है क्या? नहीं, आप जब कह रहे हैं कि बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है तो इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ लोग आकर जन सुराज दल की स्थापना करते हैं तो वो 1 करोड़ लोग तो बिहार के ही लोग हैं। चुनाव के रिजल्ट को लेकर हमारा कहना, मैं उस पर आ रहा हूँ। ऐसा है कि राजनीति जो है वो सिर्फ चुनाव नहीं है। राजनीति का उद्देश्य सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है, एमएलए एमपी बनकर पैसा कमाना नहीं है। जैसा आपने कहा कि भगवान की दया से मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे नाम शोहरत पैसा वो पहले से ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से पहले से है। अपने मेहनत हम लोग राजनीति में इसलिए आए, इसलिए नहीं आए हैं कि हम यहाँ विधायक बन के रुपया कमाने लगे, मंत्री बन के लूट मचा दें। वो सब चीज़ है जो एक विधायक मंत्री जीवन में हासिल करेगा, वो सब चीज़ है। 10-12 राज्यों में मुख्यमंत्री वो सब ठीक है। हम इसलिए आए हैं कि इसी मिट्टी में हम लोग का जन्म हुआ है और बिहार की जो आज स्थिति है, बिहार आज देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो बिहार में सुधार का प्रयास होना चाहिए। वो प्रयास मैं करूं या आप करें, आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। निश्चित। मैं ऐसा समझता हूं कि भाई चाहे जितनी कठिन लड़ाई हो, चाहे चुनौती जितनी बड़ी हो, मैं इसी मिट्टी में जन्म लिया है मैंने, तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति ये प्रयास नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसकी हिम्मत पड़ेगी? इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में क्या होगा नहीं होगा वो एक पहलू है, लेकिन आप स्वयं बता रहे हैं। दुखी तो हुए होंगे? बिल्कुल नहीं दुखी हैं, मैं आ रहा हूं उस पर। आप क्यों मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? हमारा तो कोई विधायक नहीं है। प्रशांत किशोर हमने शुरू में कहा कि देश के बड़े नाम। सुनिए, तो क्यों बड़े नाम है? आपने साबित किया। अपने काम से हैं, अपने प्रयास से हैं, अपने पराक्रम से हैं, अपने बुद्धि से हैं। एमएलए बन के तो नहीं है जी। राजनीति में गांधी जी से तो बड़ा नाम इस देश में कोई नहीं हुआ। गांधी जी तो कभी चुनाव नहीं लड़े, तो क्या उनकी राजनीति पे कोई भूमिका नहीं थी? ये तो आज के दौर में ऐसा बना दिया गया है कि राजनीति का मतलब चुनाव, चुनाव का मतलब राजनीति। ऐसी बात नहीं है। चुनाव का बहुत महत्व है, सेवा का माध्यम तो है ना। नहीं, सुनिए तो, चुनाव का बहुत महत्व है, लोकतंत्र का वो सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। चुनाव के बगैर भी राजनीति में आपकी बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। जिसके पीछे भी समाज का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो जाए, वो राजनीति में बहुत बड़ी ताकत स्थान रख सकता है। आज आप बीपीएससी आंदोलन की बात कर रहे हैं। बिहार में तो 243 विधायक है, लेकिन बीपीएससी आंदोलन में किसकी चर्चा सबसे हो रही है? छात्र सबसे ज्यादा किसके पीछे खड़े हैं? प्रशासन किससे डर रहा है? प्रशांत किशोर से डर रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस मुद्दे पर बच्चों के साथ आवाज लगा रहे हैं, हम उस मुद्दे पर अनशन कर रहे हैं। हम एमएलए नहीं, छात्रों का वोट लेकर एमएलए नहीं बने हैं। छात्रों का वोट लेकर जो एमएलए बना है वो तो घर में बैठा है। तो ये आपको दिखाता है कि आप एमएलए हो न हो, समाज के लिए आवाज अगर आप उठाएंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे और उससे आपकी ताकत, आपकी पहचान बनेगी। तो ये मानिएगा ना सर, हमने शुरू में कहा कि बीपीएससी आंदोलन में आपके जाने से छात्रों का साहस बढ़ा, उनका मन बढ़ा, और आपके कारण राहुल गांधी तक को छात्रों से मिलने के लिए जाना पड़ गया। देखिए, राहुल गांधी आए वहाँ, ये मेरे कारण हुआ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस आंदोलन को थोड़ी व्यापकता जरूर मिली, क्योंकि बिहार में कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। हर 2 महीने पर किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है। जो भी नौकरी का यहाँ पे विज्ञापन आता है, ये मानकर चलिए कि आधे से ज़्यादा नौकरियाँ पहले बेच दी जाती हैं, और हर 2 महीने 4 महीने पर कोई ना कोई ऐसा आंदोलन होता है। लेकिन वो आंदोलन छात्रों और सरकार की परीक्षा लेने वाली व्यवस्था के बीच होता रहा है, गर्दनी बाग तक रहा है, और उन प्रशासनिक अधिकारियों और छात्रों के बीच रहा है जो कि उसको कंट्रोल करने में लगे हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोगों के शामिल होने से ये मुद्दा व्यापक हो गया। बिहार का हर युवा, सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं, उसने ये देखा कि किस तरह से इस व्यवस्था में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। छात्रों ने ये देखा कि आप चाहे किसी जाति के हैं, आप यादव हैं, कुशवाहा हैं, ब्राह्मण हैं, मुसहर हैं, पासवान हैं, अति पिछड़ा हैं, जब पुलिस लाठी चलाती है तो वो जात नहीं देखती है। जब प्रशासन व्यवस्था आपके हक को मारता है, आपके साथ अन्याय करता है, तो जाति धर्म हिंदू मुसलमान नहीं देखता है। तब वो ये नहीं पूछता है कि तुमने किस नेता का झंडा उठाया था। तो ये छात्रों को बात समझ में आई, और छात्रों को मार के साथ होते हुए अन्याय को देखकर पूरे समाज में ये चर्चा हुई कि नहीं भाई, ये तो गलत हो रहा है। लोगों में ये चर्चा हुई कि क्या बिहार में लाठी तंत्र बन गया है। जो बात मैंने उठाई है कि पिछले 3 वर्ष में समाजवाद और गांधी की बात करके ढकोसला करने वाले नीतीश कुमार
इस देश में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी नीतीश कुमार की सरकार ने चलवाई है। उसका नतीजा देखिए, अभी बीपीएससी के छात्रों ने फिर आंदोलन किया 2 दिन पहले, एक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो लाठी चलाए। इसी से हमने कहा ना कि प्रशांत जी के आने से नहीं, ये प्रशांत जी का प्रभाव नहीं है, ये बिहार के लोगों को देखने समझने की जरूरत है कि अगर आप आवाज उठाओगे और जो गांधी का रास्ता है, ये आंदोलन की ताकत है, ये सत्याग्रह की ताकत है, ये शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने का ताकत है। ट्रेन रोकने से, टायर जलाने से सरकार नहीं डरती है। सब नजर आया, कल जो आप कह रहे हैं ये बात नजर आई। कल हजारों बच्चे, संयम से काम किया, हजारों बच्चे कल जुटे थे। अगर हम लोग इससे नहीं जुड़े होते तो पुलिस 1 मिनट में लाठीचार्ज करती। यही होता रहा है पिछले 1 महीने से। 29 तारीख के बाद से किसी भी समूह पर, सिर्फ छात्रों पर नहीं, किसी भी समूह पर लाठी नहीं चली। आपको याद होगा सर, और ये बंगले पर सिग्रीवाल का माथा फूट गया था। सिग्रीवाल और भाजपाइयों का तो आप चर्चा ही मत कीजिए। ये लोग इतने बुजदिल हैं बिहार में कि इनको दौड़ा कर मारा, और ये सत्ता के लोभ में अपने बैठे हुए नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। खुद लाठी खाने के बाद ये दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। जो मैं मंत्र, जो रास्ता दिखा रहा हूं लोगों को कि अगर आप खड़े होगे, टायर नहीं जलाओगे, उपद्रव नहीं करोगे, कोई उत्पात नहीं करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से बात पहुंचा सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से बात करेंगे तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आप पर लाठी चला दे। और लाठी अगर चलाएंगे, मैं ये नहीं कह सकता कभी लाठी नहीं चलेगा। जब गांधी जी ने आंदोलन किया तो लाठी तो तब भी अंग्रेजों ने चलाई, लेकिन अगर लाठी चलाएंगे तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। चिराग पासवान पर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर किशन मोदी ने, व्यापारी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, बड़ा आरोप लगाया है। उनकी पत्नी ने जहर खा लिया सुसाइड करने की नीयत से। क्या कहेंगे सर? किसने? चिराग पासवान पर। किशन मोदी बड़े व्यवसायी हैं। नहीं जानता हूँ, मुझे कोई खबर नहीं। कब हुआ ये सर कल उनकी पत्नी आईसीयू में परसों भर्ती थी। नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान पर आरोप लगाया है, उनके बहनों पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रताड़ना किया और जिसके कारण से हमारी पत्नी जो है वो। मुझे कोई इस घटना की जानकारी नहीं है। आप कल अगर आएंगे तो मैं देख लेता हूँ। प्रशांत किशोर, नीतीश, तेजस्वी, लालू पर तो हमलावर रहते हैं, चिराग पासवान पर क्यों नहीं? आप पहले देख, मैं अनावश्यक किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। बिहार को पिछले 30-35 साल से किसने चलाया है? लालू और नीतीश ने। तो सबसे बड़ा दोष बिहार में अगर कुछ गलत है तो सबसे बड़ा दोष लालू नीतीश का है। साथ में जिन लोगों ने इनको ये करने के लिए मदद करी है, उनका वो लोग गुनाहगार। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बदहाली के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों को ये याद है कि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार बहुमत से जिताया है। बाकी जो 12-15 साल उन्होंने शासन किया वो हमेशा कांग्रेस की मदद से कर पाए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेसियों को पता नहीं था कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के जंगल राज के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लालू यादव की मदद इसलिए की क्योंकि उनको 15, 20, 25 सांसदों का लालच था कि लालू जी के साथ मिलकर जो बिहार से सांसद जीत कर जाएंगे वो दिल्ली में सरकार चलाने में मदद करेंगे। इसीलिए उन्होंने बिहार के हितों की अनदेखी की, बिहार के युवाओं के भविष्य को बेच दिया, बिहार की व्यवस्था पर कभी चिंता नहीं की। ये बताया भाई लालू जी जैसे करना है करते रहो, हमें दिल्ली में समर्थन करते रहो। इसलिए जितना दोषी लालू हैं उतने ही बड़े गुनाहगार कांग्रेसी भी हैं। दूसरा, पिछले 18 साल से नीतीश बाबू राज कर रहे हैं। नीतीश बाबू को तो जनता ने कभी जिताया नहीं। आज की विधानसभा में नीतीश बाबू को तो सिर्फ 43 विधायक है। पूरे देश में भाजपाइयों को अपना बहुमत नहीं मिलता है तो ये दूसरे के पार्टी को तोड़ते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, अलायंस करते हैं, किसी भी तरह सत्ता में आते हैं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इनके ज्यादा विधायक हैं, 75, नीतीश के 42, फिर भी इन्होंने नीतीश को बना रखा है। क्यों? बिहार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बिहार से मतलब नहीं है, बिहार के प्रति उनकी संवेदना नहीं है। सिर्फ उनको 30-32 सांसद चाहिए। नीतीश कुमार से उनको सहयोग चाहिए। सामाजिक समीकरण का एक उनका फॉर्मूला है कि भैया इनके साथ बने रहो। भाजपाइयों को मालूम है हमसे आपसे ज्यादा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति आज ठीक नहीं है। वो तो नजर आ रहा है सर। ये नजर आने की बात छोड़िए, भाजपा के सबसे बड़े कद्दावर नेता सुशील मोदी जो आज दुनिया में नहीं है, सबसे पहली बार नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी सुशील मोदी जी ने की। 11 नवंबर 2023 को मोदी जी ने आकर कहा कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से तमाम भाजपाई नेता, इंक्लूडिंग आज के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी के और दूसरे नेता, वो ये कहते रहे कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो सबको पता है।
बावजूद इसके बिहार जैसे बड़े राज्य में मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री रखें। क्यों? क्योंकि आपको केंद्र में 10, 15, 20 सांसदों की जरूरत है। तो आप बिहार के बच्चों की अनदेखी कर रहे हैं, बिहार के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर आप कुछ नहीं ध्यान देते हैं। आप जरा समझिए कि ये छात्र आंदोलन उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर गुजरात में हो रहा होता तो क्या मोदी जी और अमित शाह उस पर टिप्पणी नहीं करते? एकदम करते। गुजरात में एक छोटी सी घटना होती है, तुरंत प्रधानमंत्री का बयान आता है, ट्वीट आता है। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब पीकर उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है और मुझे कोई दिखाइए कहीं किसी का बयान आया नहीं है, क्योंकि बिहार से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है बिहार से, मतलब बस इतना है कि यहाँ से सांसद आते रहे और जब बिहार की बात हो तो कह रहे ये तो जातियों में बटा हुआ राज्य है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, बिहारी बेवकूफ़ हैं, बिहारी जातियों में बटे हुए हैं, बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। अब कांग्रेसियों का हालत देखिए, राहुल गांधी यहाँ आकर धरने पर बैठे, वोट मांगने आएंगे। फिर इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अभी जुमा 2 साल पहले भाई साहब मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा नहीं कि देश के बहुत बड़े नेता हैं, समझदार, बड़ी समाज की समझ है। उस आदमी ने खुलेआम कह दिया कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, ये मजदूरी करने के लिए लोग पैदा हुए हैं। उस दल का नेता बिहार में आकर हम लोग को ज्ञान दे रहा है, हम लोग से वोट मांग रहा है। और कांग्रेसियों की देखिए, पद के लालच में कोई कांग्रेसी नहीं कह रहा है कि रेवंत रेड्डी ने गलत कहा। तो मेरे भाई, तुम बिहारियों को गाली भी दे रहे हो, हम लोग को कह रहे हो कि हम मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर हम लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम हमारे यहाँ वोट लेने क्यों आते हो? भाई तुम तेलंगाना में ही वोट लेके बना लो सरकार। सर और सवाल पर आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने मजबूत बनाया, उस पर भी आएंगे, लेकिन चिराग पासवान से संबंधित एक सवाल रह गया है। सर, कहा जा रहा है, हालांकि आपने लगातार कहा है कि ना चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद किसी से ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन क्या 2025 में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के आने की संभावना है? ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। मेरे भाई, न संभावना 2025 में है न 2029 में है। आपको ये भी बता देते हैं, प्रशांत किशोर को 1 सीट आए, 5 सीट आए, 100 सीट आए, 200 सीट आए, 25 की बात छोड़िए, 29 तक भी किसी से किसी तरह का गठबंधन, ना प्री पोल ना पोस्ट पोल, अकेले चले थे, अकेले 243 लेकर चले हैं, 243 लड़ने का लक्ष्य लेकर चले हैं। एक विचारधारा, एक प्रयास परिवर्तन बदलाव के लिए है। ये एमएलए बनने का प्रयास नहीं है, ये सरकार और सत्ता परिवर्तन का प्रयास नहीं है, ये बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास है। और इसके लिए अगर 10 बरस लगे तो कोई हमें जल्दी नहीं है। ये तो जिसको जल्दी होती है वो सोचता है कि भाई चलो 20 सांसद जीत जाए, 10 विधायक ही जीत जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है बिहार की। जब मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर जन सुराज को 130-35 विधायक आ जाए, तब भी नहीं करेंगे, तब भी मतलब बहुमत आ जाए, तो भी प्रशांत किशोर का ये समाज को सुधारने जगाने का जो प्रयास है, बिहारियों के स्वाभिमान की जो बात है, ये प्रयास चलता रहेगा। ये प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार के लोग ये न समझ लें कि जाति, धर्म, मुर्गा भात, पैसा, मंदिर मस्जिद, गुजरात, तमिलनाडु की बात करने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब बिहार के लोग अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए जगें, उसके लिए वोट दें। जो आपने पद यात्रा में जगाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास जारी रहेगा। सिर्फ एमएलए जीत, चाहे 50 जीत जाए, 150 जीत जाए, वो प्रयास जारी रहेगा। सर, पुरानी बातें छोड़ते हैं, इधर अगर 30-35 साल की आप बात करते हैं, बिहार की बदहाली के लिए आप किसको जिम्मेवार मानेंगे? दो नेताओं को? नहीं, बिहार के बदहाली के लिए सबसे पहले हम और आप, बिहार की जनता जिम्मेवार है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बिहार में सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। लोगों को पता है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, लोगों को पता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, खिचड़ी बट रहा है, लोगों को पता है कॉलेज जाने वाले बच्चों को सिर्फ डिग्री मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही है, लोगों के घरों से बच्चे गए हैं, युवा गए हैं पलायन करके 10,000 की रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर वो बाहर रह रहे हैं। लोगों को पता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार कितना है। आपको जन्म जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म का प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, बिजली का मीटर लगवाना हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसे के हो जाए। डीओ के हैं तो कई करोड़ रुपए मिलते हैं, कैसे? स्वाभाविक तौर पर मिलेगा, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है, 50 बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है। तो ये लूट का पैसा कहाँ जा रहा है? लूट का पैसा अफसरों के पास जा रहा है, नेताओं के पास जा रहा है। ये सारी बातों की जानकारी लोगों को है, लोगों को ये पता है कौन चोर है, लोगों को ये पता है किसने लूटा है। बावजूद इसके जब वोट होता है तो लोग उन्हीं नेताओं को, उन्हीं दलों को जाति धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो लालू जी के वोटर हैं, लोग कहते हैं यादव समाज के लोग उनको वोट देते हैं। तो क्या यादव समाज के लोगों को पता नहीं है कि लालू जी के राज में
उनके लोगों को, पिछड़ों को, वंचितों को आवाज़ तो मिली, लेकिन यादव समाज के बच्चों को पढ़ाई थोड़ी ना मिल गई है। यादव समाज के लोगों को रोजगार थोड़ी मिल गया है। यादव समाज के बच्चे क्या आज पलायन नहीं कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। क्या यादव समाज के लोग जब दाखिल खारिज के लिए जा रहे हैं तो जमीन में उनको घूस नहीं देना पड़ रहा है? एकदम देना पड़ रहा है। क्या मुसलमानों को आज के आर्थिक हालात नहीं बिगड़े हैं? क्या उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था जो बिगड़ी उससे वो भी तो अफेक्टेड है? बावजूद इसके वो वोट क्यों दे रहे हैं? जो जानते बूझते गलत लोगों को वोट देने की परंपरा बन गई है, चाहे वो मजबूरी में हो। लोग कहते हैं विकल्प नहीं है। तो भाई विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने की जिम्मेवारी समाज की है। सर, लालू जी ने जंगल राज लाया, उसके बाद से जनता ने कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार लाई। नीतीश कुमार ने भी शुरू में कुछ काम किया, लेकिन जब नीतीश कुमार कमजोर हो रहे थे, यदि हमारा सवाल यह है कि यदि नीतीश कुमार बिहार की बदहाली के लिए कुछ जिम्मेवार हैं तो प्रशांत किशोर भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को मजबूत किया। देखिए, पहली बात, नीतीश कुमार को मैंने मदद की 2015 में, वो आज से 10 साल पहले। क्यों किया? इसलिए किया कि 2005 से 2014-15 के दौर में नीतीश कुमार बिहार को सुधारते हुए दिखे, बिहार में कुछ सुधार होता दिखा। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए बिहार में आकर राजनीति करना प्राथमिकता नहीं रही है। हमारी प्राथमिकता ये रही है कि भाई बिहार में अगर सुधार हो रहा है, जो व्यक्ति, जो दल भी सुधार कर रहा है उसकी हम मदद करें। उस दौर में नीतीश का चेहरा ऐसा दिखा कि ये बिहार में कुछ सुधार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2014-15 में लोकसभा के चुनाव में जब उनके दल को झटका लगा, 2 MP उनके बच गए, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तब नीतीश कुमार मेरे से मिलने आए, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मिलने आए मेरे से दिल्ली में। तो मैंने उनसे ये ज़रूर बात कही कि सर, आप जब मुख्यमंत्री थे, बिहार में कुछ सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो आप अपने पद से हट के मुख्यमंत्री मांझी जी को काहे बना दिए? तो उनका ये कहना था कि मैंने 10 साल जो प्रयास किया, इसके बावजूद जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं किस मोरल अथॉरिटी से अब बिहार में रहूँगा। मेरा ये कहना था कि भाई जनता ने आपके दल को लोकसभा में हराया है, विधानसभा में आपको नहीं हटाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि जनता ने आपको चुना तो आप किसी दूसरे को बना दीजिए। ये राजतंत्र थोड़ी ना है। कई लोग कहते हैं कि आपके कहने पे दलित मुख्यमंत्री हटा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मेरा मांझी जी से मतलब नहीं है। मांझी जी को बिहार की जनता ने नहीं चुना था। मांझी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश जी को चुना। तो अगर नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहना था तो वो फिर जनता के पास जाकर चुनाव करें, जनता को चुनने दीजिए। आप कोई राजा थोड़ी ना है कि आप नहीं रहिएगा, जिसको मन होगा उसको बना दीजिएगा। आप मानते हैं सर कि नीतीश कुमार को समझने में आपसे गलती हुई? ना, बिल्कुल नहीं। गलती, देखिए, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो अपने एक्शन से, अपने एक्टिविटीज़ को गलती सही मानकर रिग्रेट करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपने कार्यों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे कैटेगरी वाले लोग हैं, जो काम किया उससे सीखा और सीख कर कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार को बहस के लिए मान लीजिए कि मैं दोषी हूँ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने में, तो आज उनको हटाने के लिए जो प्रयास है वो भी तो मैं ही कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप कर रहे हैं। जिन लोगों ने उनको बनाने में मदद की, वो लोग तो चुपचाप घर में बैठे हुए हैं। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उससे ज्यादा विरोध तो मैं कर रहा हूं। एक और बड़ा आरोप प्रशांत किशोर पर लगता है कि आपको याद होगा कि 80-90 का जो दशक, बाहुबलियों का दशक हुआ करता था। कई उदाहरण आपके सामने है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जब लगा कि हम आपके लिए बूथ लूट करके, मैनेज करके विधायक आपको बना सकते हैं, तो क्यों ना अपने बन जाए। वही चीज़ नए युग में, टेक्नोलॉजी के युग में आया। प्रशांत किशोर ने 10-12 राज्यों में मुख्यमंत्री बनवाया, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चमकाया। उनको लगा कि हम खुद बन सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ही आ जाए। ऐसी बात नहीं है। मतलब पहली बात कि जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो अपने क्षमता से बने हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से बने हैं, अपने कार्यक्रमों से बने हैं, जनता के वोट से बने हैं। हम लोग उसमें कुछ कंधा लगा सकते हैं। दूसरी बात, हमारा लक्ष्य यहाँ मुख्यमंत्री बनना, विधायक बनना नहीं। अगर हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना होता तो जनसुराज का क्या होगा ये छोड़िए। 2015 में तो हम लोग चुनाव जीते थे, पूरी तरीके से हमारे हाथ में ही सब कुछ था। मैंने लोगों को बताया भाई कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, किसको कौन विभाग बनेगा, सरकार की 7 निश्चय की योजना बनवाई, बिहार विकास मिशन बनवाया। अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो उसी से मैं खुद बन जाते। कौन रोक रहा है? तो बना ही रहे थे नीतीश कुमार। मैं ही बन जाता, मैं ही बना देता, किशोर को गले लगाए थे, सारी दुनिया ने देखा था। मैं ही बन जाता। बात गले लगाने की नहीं है। जो भी लोग राजनीति को उस दौर में जिन्होंने देखा है बिहार की राजनीति, उनको पता है कि भाई प्रशांत किशोर ही जो चाहेंगे होगा। इसके बावजूद न मैंने बिहार में सरकार में कोई पद लिया,
जब मुझे उन्होंने एडवाइज़र बनाया, जिस एडवाइज़र को आज जो एडवाइज़र लोग हैं वो पूरा बिहार का दोहन कर रहे हैं, ये एडवाइज़र पद क्रिएट किया गया था प्रशांत किशोर के लिए। और उस पद पे ना मैंने एक दिन कोई काम किया, ना मैंने सरकार से कोई व्यवस्था ली, ना 1 रुपया लिया, ना आज तक कोई गाड़ी ली, ना कोई सुरक्षा लिया, कुछ नहीं लिया है। आज तक 1 रुपया भी बिहार के ना ट्रेजरी से 1 रुपया नहीं लिया, जनता का 1 रुपया नहीं लिया। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि बिहार के सत्ता में आके कुछ कर लूँ, मेरा लक्ष्य है कि बिहार के हर उस व्यक्ति को एक साथ ले आऊँ जिसमें बिहार को सुधारने की कुछ काबिलियत, कुछ जज्बा है। जन सुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं है। प्रशांत जन सुराज उन सारे लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक व्यवस्था है जिसमें बिहार के वो लोग जो बिहार में सुधार चाहते हैं वो आएँ और कुछ न कुछ अपना योगदान कर सकें। आज जन सुराज में प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा दिख रहे हैं, उसके एक अगुवा के तौर पे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था बन रही है, ये संभव है कि 2 वर्ष के बाद प्रशांत किशोर से कोई काबिल व्यक्ति इसको लीड करेगा। जिन लोगों ने कांग्रेस को आज़ादी से पहले बनाया और जब गांधी आए करीब 20-25 वर्ष पहले बाद, कांग्रेस बनने के 20 वर्ष के बाद गांधी आए और पूरी कांग्रेस की धारा को उन्होंने अपने हिसाब से मोड़ दिया। उन्होंने कोई नई कांग्रेस थोड़ी ना बनाई। ये बहुत हद तक संभव है कि आज से 4-5 वर्ष के बाद जन सुराज को वो लोग लीड करें जिसका प्रशांत किशोर से कोई सरोकार नहीं है। चलिए, प्रशांत किशोर को क्या लगता है, दोनों अनुभव है, चुनाव लड़ने का भी, लड़वाने का भी, कौन सा आसान है? नहीं, लड़ने का मैं खुद तो चुनाव आज तक लड़ा नहीं हूँ। अभी आपने जो लड़ा या आप लड़वाएंगे, हाँ तो भाई या रणनीति बनाते थे सर, हमारे कहने का मतलब भाई पहले भी लड़वा रहे थे, अभी भी लड़वा रहे हैं। पहले जदयू को अब खुद मैदान में है, कहने मतलब कि आप खुद तय कर रहे हैं। फिर वही बात है कि उस समय भी तय यही खुद ही करते थे। अगर टीएमसी को एडवाइस कर रहे हैं और जन सुराज को एडवाइस कर रहे हैं, उसमें कोई दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है। बस एक फ़र्क ये आया है कि जो बात, विचार, भाषण, संवाद पहले नेताओं के जरिए होता था वो मैं भी करता हूँ। बाकी कैंडिडेट का सिलेक्शन, एजेंडा, सिंबल, प्रचार वो तो पहले भी दूसरे दलों के लिए कर रहे थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि काम मैं वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। फ़र्क बस इतना है कि पहले वो राजनीतिक दलों के लिए कर रहे थे, अब पहले बिहार की जनता के लिए किया, जनता को इकट्ठा करके एक दल बनवाया। और जब टीएमसी के लिए कर रहे थे, जदयू के लिए कर रहे थे, भाजपा के लिए कर रहे थे, कांग्रेस के लिए कर रहे थे, तो अब वो काम जन सुराज के लिए कर रहे हैं। एक और सवाल, बड़ा सवाल है सर, कि प्रशांत किशोर की नज़र बिहार के कुर्सी पर नहीं है, देश की बड़ी कुर्सी पर है। नहीं, प्रशांत किशोर की नज़र बिहार में व्यापक परिवर्तन पर है। प्रशांत किशोर की नज़र इस पर है कि अगले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इस पर नज़र है। प्रशांत किशोर की नज़र ये है कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए, पुराना गौरव लौटाया जाए। पुराना गौरव लौटे, और वो गौरव कैसे लौटेगा? वो गौरव ज्ञान से लौटेगा, शिक्षा से लौटेगा। बिहार कभी भी उद्योग धंधों का केंद्र नहीं बनेगा, लेकिन ये ज्ञान का केंद्र बनेगा। बिहार से पलायन रुक जाए, ये प्रशांत किशोर का सपना है। बिहार के किसान भी पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उतना संपन्न बन सके, ये प्रशांत किशोर का सपना है। प्रशांत किशोर का सपना ये है कि बिहार की हर महिला हर घर से कुछ ना कुछ रोजी रोजगार उद्योग करे, जो गुजरात की महिला है उससे ज़्यादा संपन्न बन सके, ये मेरा सपना है। देश और बिहार सत्ता ये बहुत भगवान ने पहले दिया है, अब मुझे उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। मेरी आकांक्षा है कि मेरे जीवन काल में एक मैं समृद्ध बिहार देखूं, ऐसा बिहार देखूं जहां लोग बाहर से रोजी रोजगार करने आए, ये सपना लेकर आए हैं। मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना वो सपना हो सकता है किसी का, वो मेरे लिए, मेरा सपना वो नहीं। लेकिन एक व्यक्तिगत आप आरोप है कि प्रशांत किशोर को गुस्सा बहुत आता है। नहीं, गुस्सा पहले बहुत आता था, धीरे धीरे सुधार हुआ है और सुधार की ज़रूरत है। गुस्सा नहीं आता है, कहीं ना कहीं खींच होती है जब मैं देखता हूं कि लोग अपने कष्ट को न देखकर, अपने बच्चों के कष्ट को न देखकर बेतुकी बातों पर बहस कर रहे हैं। उनको मालूम है कि गलती कहाँ है, उसके बावजूद वो उस पर कुछ करने के बजाय सिर्फ बात कर रहे हैं या घरों में बैठे हुए हैं, तो ज़रूर अफसोस भी होता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। एक आखिरी सवाल है सर, प्रशांत किशोर लगातार कई वर्षों से घूम रहे हैं, अब मोटरसाइकिल यात्रा भी चल रही है, क्या संदेश देंगे सर बिहार की जनता को? यहाँ आप कैंप कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये कैंप नहीं है, पहले तो ये आश्रम ही हम लोग कहते हैं इसको। एक ही संदेश देंगे, मेरे भाई, एक बार जीवन में मेरी बात मानो, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो, एक बार सारी बात भूल जाओ।
भूल जाओ कौन किस जाति का है, भूल जाओ कौन मंदिर बना रहा है, भूल जाओ कि गुजरात में क्या हो रहा है, भूल जाओ कि केरल में देश में क्या हो रहा है। एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो, क्योंकि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चों को रोजगार नहीं होगा, तो देश में चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो खराब हो, आप उसके भागीदार नहीं बनेंगे, आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो समाज और देश की चिंता नहीं कर सकता है। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की इन बातों में दम है कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, और प्रशांत अपने लिए नहीं घूम रहे हैं, आपके लिए लगातार लगे हुए हैं। और आज एक बार फिर से इन्होंने यह बात क्लियर कर दिया कि ना चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। जब अपनी पूरा बहुमत रहेगा तभी सरकार बनाएंगे, और जो लक्ष्य है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। प्रशांत किशोर के दाव में, इनके प्रयासों में क्या कुछ जनता विश्वास करती है, देखने वाली बातों को फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।